और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में हम कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने डिजायर्ड जॉब को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लगेगी अपनी डेट ऑफ बर्थ। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 19 दिसंबर 2002। अब हम उसमें ऐसा साल ऐड करेंगे जिसमें हम जॉब चेंज करना चाहते हैं। जैसे अगर मुझे 2026 में जॉब चेंज करना है तो मैं 2026 लिखूंगी। अब इन सारे नंबर्स को हमें ऐड करना है और एक सिंगल डिजिट में लाना है। जैसे इस केस में बन रहा है 5। इसे हम पर्सनल ईयर कहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस डेट ऑफ बर्थ का पर्सनल ईयर 5 है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका पर्सनल ईयर 1, 3, 4, 5 या फिर 6 आया है तो ये आपको जॉब चेंज में बड़ा ही सूटेबल हो सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पर्सनल ईयर 1 न्यू बिगिनिंग का साल होता है। ये आपको बड़े ही न्यू चांसेस लाके देता है। पर्सनल ईयर 3 भी न्यू चांस देता है और उसके साथ आपके करियर में ग्रोथ भी देता है। पर्सनल ईयर 4 आपके लाइफ में चेंज और स्टेबिलिटी दोनों भी लाता है। पर्सनल ईयर 5 भी आपके लाइफ में चेंज लाता है, लेकिन उसी के साथ ही आपको ग्रोथ देता है। और पर्सनल ईयर 6 आपको फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी देता है। इसलिए हम कहते हैं इन सारे पर्सनल ईयर में आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। अब हम चलते हैं उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक की ओर जिसे आप अपने डिजायर्ड जॉब को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना होगा एक ब्लैंक पेपर। आपकी डिजायर्ड जॉब की विश उस पेपर पे हल्दी और गंगा जल के साथ लिख लेनी है। अब इस पेपर को अपने घर के वेस्ट वॉल पे चिपका देना है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन को विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन भी कहा जाता है। अब आपके लिए है एक सीखो टास्क। जल्दी से ऐसे 10 से 12 डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कीजिए, उनका प्रेडिक्शन निकालिए और मुझे फीडबैक सेक्शन में उसका रिजल्ट जरूर बताइए। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और सेव जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग के साथ। मेहनत तो पूरी कर रहे हो लेकिन रिजल्ट अच्छा आ ही नहीं रहा। माइंड इतना कंफ्यूज रहता है कि हर डिसीजन लेने में तकलीफ होती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपकी कुंडली में बैठे राहु और शनि का इसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में हम समझने वाले हैं इन सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिकल रेमेडीज क्या होती है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द सीखोज ऑफिशियल शो बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। मैं हूँ साक्षी और इस शो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ बिल्कुल ही बेसिक से स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल तरीके से एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि राहु और शनि आपकी कुंडली में वीक है कि नहीं, वो कैसे समझते हैं। पहले तो शनि और राहु का नाम लेते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। वैसे एस्ट्रोलॉजी में कोई भी ग्रह कंप्लीटली निगेटिव नहीं होता। जब उसकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है तब वो निगेटिव इफेक्ट देना चालू करते हैं। जब किसी की कुंडली में शनि वीक होता है तो उसे लगने लगता है मैं काम तो बहुत ज्यादा कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, प्रमोशन डिले हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ रही है और अप्रिसिएशन तो जीरो है। लेकिन एक समझना है, शनि सिर्फ डिफिकल्टीज और डिलेज नहीं देता, शनि मनी भी देता है। इसलिए जब शनि वीक हो जाता है वो आपके लाइफ को रुका देता है। राहु के केस में ना ज्यादातर प्रॉब्लम मेंटल लेवल पे स्टार्ट होती है। कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग, शॉर्टकट लेने का टेम्पटेशन और रिलेशनशिप में डाउट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि राहु आपको इल्यूजन देना चालू करता है और आप रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर भागने लगते हैं। लेकिन उसी के साथ राहु को कलयुग का राजा भी कहा गया है, क्योंकि इस कलयुग में घी सीधे उंगली से नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। इसलिए राहु की एनर्जीज बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक के कॉन्वर्सेशन से हमें 2 रूल समझ में आए हैं कि शनि आपके लाइफ को स्टक कर देता है और राहु आपके माइंड को स्टक कर देता है। और जब शनि और राहु दोनों भी खराब हो तो समझ लो लाइफ पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो जाती है। अब चलते हैं इनके प्रैक्टिकल रेमेडीज की ओर। जब शनि वीक हो तो आपको फॉलो करना है कंप्लीट डिसिप्लिन। किसी भी चीज में प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है और उसी के साथ रोज शाम 6 से 12 के बीच हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है ताकि आपके शनि के एनर्जी को हम बैलेंस कर पाए। और उसी तरीके से राहु के लिए माइंड क्लैरिटी तो बहुत जरूरी है, इसलिए आपको रोज करना है मेडिटेशन और रोज सुबह उठकर चांदी के ग्लास से पानी पीना है, जिससे आपका मन बहुत लेवल तक शांत हो सकता है। आई होप अब तक आपको राहु और शनि के वीक होने पर क्या इफेक्ट्स होते हैं वो समझ में आए हैं। लेकिन पैसा आता ही नहीं है, लग्जरी भी बहुत पसंद होती है, लेकिन पॉकेट हमेशा खाली ही होता है। लेकिन इसका कारण आप नहीं बल्कि आपकी कुंडली में वीनस यानी शुक्र ग्रह वीक या फिर डिस्टर्ब हो सकता है। और आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि शुक्र का रिलेशन पैसों से कैसे बनता है।
नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो बिकम एस्ट्रोलॉजर। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर साक्षी और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में मैं ऐसी गलतियां बताने वाली हूं जो लोग अक्सर करते हैं और खुद ही आने वाले पैसों को रोक देते हैं, और उसी के साथ हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन भी समझेंगे। पहले तो जब आपकी कुंडली में शुक्र यानी वीनस ग्रह वीक या फिर डिस्टर्ब्ड होता है तो आपके लाइफ में पैसों को और रिस्पेक्ट को खत्म कर देता है। पैसा आता है लेकिन रुकता ही नहीं, हमेशा इम्पल्सिव बाइंग करते रहते हो या फिर हमेशा आपके नीड्स खत्म ही नहीं होते। आप हमेशा एडिक्शन के लिए या फिर लग्जरी के लिए बेमतलब का पैसा खर्च करते हैं। खुद की वैल्यू हमेशा आपको कम लगती है। अब जब यही शुक्र आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस करता है तो आपके मन में जेलसी का जन्म होता है और इसी वजह से आप हमेशा डिससैटिस्फाइड ही रहते हैं। आपको लगता है इसके लाइफ में तो इतना पैसा आ रहा है तो मेरे लाइफ में क्यों नहीं आ रहा। ये कंफ्यूजन और डिससैटिस्फैक्शन आपके मन को खोखला कर देता है। अब इससे हमें ये रूल पता चलता है कि जब आपकी कुंडली में शुक्र बैलेंस्ड होता है तो आपको पैसा, कंफर्ट, बैलेंस और रिस्पेक्ट सब कुछ मिल जाता है। और जब यही शुक्र आपकी कुंडली में वीक या फिर डिस्टर्ब होता है तो आपको लॉस, इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी और जेलसी भी देता है। अब चलते हैं ऐसी गलतियों की ओर जो आप खुद करके अपने अच्छे शुक्र को भी वीक कर देते हैं। पहले तो आप लोगों पे चीट करते हैं। रिलेशनशिप में चीटिंग करना सबसे बड़ा पॉइंट है जिससे आपका शुक्र वीक हो सकता है। आप फीमेल्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आपके घर में कभी भी क्लेanलीनेस नहीं होता। आप हमेशा इलीगल काम करते हैं और एडिक्शन के लिए बेमतलब पैसा खर्च करते हैं। याद रखिए, लक्ष्मी माता चंचल है, इसलिए उन्हें चंचला भी कहा जाता है। इसलिए पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब इसी के साथ चलते हैं रेमेडीज की ओर। आप जितनी ज्यादा फीमेल्स की रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा आपके लाइफ में आते रहेगा। उसी के साथ आपको हमेशा गौ सेवा जरूर करनी चाहिए और आपको हर गुरुवार को लक्ष्मी नमन अष्टका इसका पाठ जरूर करना है। इस प्रोसेस को कम से कम 21 दिन जरूर फॉलो कीजिए और लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आप खुद ही देखेंगे। अगर आप खुद की लाइफ में या फिर किसी और के लाइफ में इन सिम्टम्स को महसूस कर पा रहे हो तो उन्हें बताइए कि प्रॉब्लम आप में नहीं बल्कि आपका शुक्र ग्रह वीक है और इस कम होते ही नहीं है। और कंफ्यूजन इतना रहता है कि लाइफ में कोई भी डिसीजन ले ही नहीं पाते। लेकिन डरिए मत, इसका कारण आप नहीं बल्कि आपकी कुंडली में छुपा राहु और केतु का एक दोष हो सकता है। और इस वीडियो में हम इसी राहु केतु के दोष को समझने वाले हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो बिकम एस्ट्रोलॉजर। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर साक्षी और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में हम ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे जिससे आप खुद भी और रिलेटिव्स और क्लाइंट को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब समझिए, अगर आपके कुंडली में राहु का दोष है तो सबसे पहले ये आपके माइंड को इफेक्ट करता है। हमेशा आप कंफ्यूजन में रहते हो। एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, कंफ्यूजन इतना ज्यादा होता है कि लाइफ में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। गलत चीजों के पीछे पड़ लेते हैं और पैसा तो आता है लेकिन टिकता ही नहीं है। और अगर आप अपने घर में देखोगे तो आपके टॉयलेट में हमेशा लीकेज होता है। प्लम्बिंग प्रॉब्लम जैसे खत्म ही नहीं होते। उसी के साथ आपकी दीवारों पे सीलन लग जाती है। याद रखिए, जहाँ पे पानी लीकेज होता है वहाँ पे पैसा भी लीकेज होता है। वहीं पे आपका अगर केतु खराब है या फिर वीक है तो ये आपके सोल पे इफेक्ट करता है। आपको हमेशा अकेलापन लगता है, आपका हमेशा हार्ट ब्रेक हो जाता है, हमेशा पैसों की तंगी होती है, इनकम आती ही नहीं और सेविंग होती ही नहीं है। सब कुछ लाइफ में होते हुए भी लाइफ हमेशा सैड ही लगती है। अगर आप अपने घर में देखोगे तो हमेशा आपके घर में अंधेरा सा छाया होता है। जैसे ही घर में जाओ ऐसे लगता है आप किसी उदासी वाले एनवायरनमेंट में एंटर हो चुके हो। अब ये तो हुए राहु और केतु के दोष के इफेक्ट्स, लेकिन अब इनकी प्रैक्टिकल रेमेडीज क्या है। पहले तो आप दो रूल समझ लीजिए। राहु आपको इल्यूजन देता है यानी हमेशा सपने में रखता है, और केतु आपको डिटैचमेंट यानी हमेशा के लिए अकेला कर देता है। अब चलते हैं सोल्यूशन की ओर। पहले तो राहु के लिए अगर कहीं पे भी घर में लीकेज है तो उसे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि पानी गया यानी पैसा भी गया। और हर सैटरडे को काले नमक से अपने घर को साफ कर दीजिए। और केतु के लिए अपने घर में थोड़ी सनलाइट आने दीजिए और हर मंगलवार को गणपति बाप्पा के मंदिर में दुर्वा जरूर अर्पण कीजिए। इस रेमेडी को आपको 21 दिन तक फॉलो करना है और फिर आपके लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। तो क्या आपने अपने लाइफ में या फिर अपने रिलेटिव्स के लाइफ में ऐसे सिम्टम्स देखे हैं तो उन्हें भी ये प्रेडिक्शन देके सॉल्यूशन जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
पैसा तो बहुत कमा रहे हो लेकिन पैसा टिक ही नहीं पाता। एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोन का झंझट कम ही नहीं हो पा रहा। क्या आपके भी लाइफ में ऐसे ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं? तो इसका कारण आपका लक नहीं बल्कि आपके वास्तु में छुपा दोष हो सकता है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो बिकम एस्ट्रोलॉजर। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर साक्षी और आज हम समझेंगे कि आपके पैसे की रुकावट आपके वास्तु से कैसे लिंक्ड है। अगर आपके घर के वास्तु की एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है तो आपके पास इनकम जनरेटिंग ऑप्शंस बहुत ज्यादा आएंगे और पैसा इतना आएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि इसकी सेविंग करनी है या फिर एक्सपेंस करना है। वहीं पे अगर इस वास्तु की एनर्जी आपके सपोर्ट में नहीं है तो आपके लोन और कर्जे का कारण भी बन सकती है। पहला तो सबसे बड़ा रीजन है कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो सकता है। वास्तु में नॉर्थ ईस्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और वास्तु में ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट भी माना जाता है। ये डायरेक्शन, क्लैरिटी, राइट अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियल ग्रोथ भी देता है। इसलिए अगर इस जगह पे टॉयलेट है तो समझ लीजिए ये सब अच्छी चीजें हमेशा के लिए फ्लश हो जाती है और इसके इफेक्ट्स आपको बुरी तरीके से मिलने लगते हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग में तकलीफ आती हो, फिर पैसा आता तो है लेकिन रुकता ही नहीं और उसी के साथ आपके लाइफ में आने वाली बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर सकते हैं। ये एक वास्तु दोष से आप अपने मनी का लीकेज हमेशा के लिए चालू करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी रीजन की ओर और वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वाटर एलिमेंट। अगर आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वाटर टैंक है या फिर बाथरूम है तो समझ लीजिए आप अपने फायर को यानी कैश फ्लूइडिटी को पूरी तरीके से बुझा रहे हो, क्योंकि घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपको एक्शन, एग्जीक्यूशन और पैसा जनरेट करने की पावर देता है। वहीं पे अगर कोई वाटर एलिमेंट है तो समझ लीजिए ये फायर एलिमेंट आप हमेशा के लिए बुझा रहे हो और इसी के कारण फिर आते हैं बैड इफेक्ट्स। जैसे आप प्लानिंग तो बहुत करते हो लेकिन एग्जीक्यूशन कभी नहीं हो पाता, डिसीजन भी लेना आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाता है और पैसों की दिक्कत हमेशा रहती है, इनकम हमेशा अनस्टेबल ही बना रहता है। इसलिए अब इस वीडियो के बाद जल्दी से अपने घर की वास्तु को चेक कीजिए और अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। 2026 का साल कुछ लोगों को पैसा और ग्रोथ दोनों भी देगा और कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस और प्लानिंग भी टेस्ट करेगा। और शॉकिंग बात ये है कि दोनों का रीजन कहीं बाहर नहीं, आप ही की डेट ऑफ बर्थ में छुपा है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो बिकम एस्ट्रोलॉजर। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर साक्षी और आज हम सीखेंगे कि 2026 आपके लिए ग्रोथ लाएगा या फिर चैलेंजेस वो कैसे निकालना होता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि कुछ ऐसे पर्सनल ईयर होते हैं जिसमें लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अब सबसे पहला स्टेप हमें निकालना होगा हमारा पर्सनल ईयर नंबर। इसका प्रोसेस बड़ा ही इजी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लो, उसमें से डेट और मंथ को लो और उसमें 2026 को ऐड कर दो। अब इसे ऐड करके एक सिंगल डिजिट में लाओ, जैसे इस केस में बन रहा है 6। यही सिंगल डिजिट आपका 2026 का पर्सनल ईयर है। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 1, 5 या फिर 6 आया है तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि ये साल न्यू अपॉर्चुनिटीज और बहुत ज्यादा पैसा देके जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पर्सनल ईयर 1 सन का साल है। सन एक राजा है, वो आपको लीडरशिप, अथॉरिटेटिव रोल्स देता है जिससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं और उसी के साथ अगर आप रेडी है तो आपको ये स्पॉटलाइट पे भी लाएगा। वैसे ही अगर पर्सनल ईयर 5 है तो ये मर्क्यूरी से रूल होता है, इसलिए ये आपके कम्युनिकेशन को डेवलप करेगा, डील्स देगा, बिजनेस एक्सपेंशन देगा और मनी फ्लो को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा। वहीं पे अगर आपका पर्सनल ईयर 6 है तो खुश हो जाइए क्योंकि ये सब पैसा देने वाला शुक्र ग्रह ही आपका रूलिंग प्लैनेट है। ये आपको लग्जरी, कंफर्ट सब कुछ देगा, सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करनी है। इन 3 सालों के लिए एक ही गोल्डन रेमेडी है, जो भी अपॉर्चुनिटी आई उसे ग्रैब कीजिए और उसका सोना कर दीजिए। अब बढ़ते हैं पर्सनल ईयर 4 और 9 की तरफ। ये है थोड़े खतरनाक पर्सनल ईयर। क्यों? क्योंकि नंबर 4 को रूल करता है राहु और नंबर 9 को रूल करता है मार्स। इन दोनों पर्सनल ईयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात समझना ये है कि ये दोनों सडन पैसा देते हैं और जिस सडननेस के साथ ये पैसा आता है उसी के साथ ये पैसा लेके भी जाता है। एक गलत इमोशनल डिसीजन आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। इसलिए अगर पर्सनल ईयर 4 या फिर 9 है तो इमोशन से नहीं,
कैलकुलेशन से डिसीजन लेना होगा। अब बढ़ते हैं पर्सनल ईयर 2, 3, 7 और 8 की ओर। और यही वो साल है जिसमें लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि ये साल ठहराव के साल है। इन सालों में आपको कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन नहीं लेना है। अब तक आप जो भी काम कर रहे हैं उसे ही कंटिन्यू करना है। लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है या फिर चेंज भी नहीं करना है, क्योंकि ये लाया हुआ चेंज आपको साल के एंड तक रिग्रेट जरूर देके जाएगा। तो ये था एक सिंपल सीक्रेट फॉर्मूला जिससे आप जान सकते हैं 2026 आपके लिए कैसा होगा। अब जल्दी से अपना पर्सनल ईयर क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपका पर्सनल ईयर 4 या फिर 9 है तो फीडबैक सेक्शन में अलर्ट जरूर लिखिए, ताकि उनकी रेमेडीज हम आने वाले वीडियोस में जरूर डिस्कस कर सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कुंडली पढ़ना तो बहुत डिफिकल्ट है, आपको भी यही लग रहा है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टेप बाय स्टेप वे में सीखने वाले हैं कि हमारी कुंडली कैसे पढ़ते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो बिकम एस्ट्रोलॉजर। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर साक्षी और आज हम सीखेंगे खुद की कुंडली कैसे पढ़ते हैं। अगर आपको कुंडली पढ़ना सीखना है तो आपको इस बेसिक फॉर्मूला को रट लेना है, 12 9 12। अब ये क्या है? 12 घर होते हैं, 9 प्लैनेट होते हैं और 12 राशियां होती है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो समझ लो कुंडली सिर्फ इन तीन ही चीजों से बनती है और इसी के ऊपर आपके प्रेडिक्शंस निकलते हैं। अब मान लीजिए ये एक ब्लैंक चार्ट है, तो इसमें आप देखोगे कि बहुत ज्यादा स्क्वायर्स है, ट्रायंगल्स है। तो इसमें जो ये हाउस है इसे हम फर्स्ट हाउस कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि चाहे इस हाउस में कोई भी नंबर लिखा हो, 6, 10 या फिर 4, फिर भी कुंडली में हमेशा ये घर फर्स्ट हाउस ही कहा जाएगा। जैसे हमने डिस्कस किया, ये है आपका फर्स्ट हाउस। आपको एक चीज याद रखनी है कि कुंडली हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ी जाती है और बढ़ती भी है, इसलिए ये है फर्स्ट हाउस, फिर आता है सेकंड हाउस, फिर है थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और ऐसे कंटिन्यू करके हम जाएंगे हमारे लास्ट यानी 12th हाउस पे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, चाहे इस हाउस में कोई भी नंबर लिखा हो फिर भी हाउस का नंबर कभी भी चेंज नहीं होता, ये हमेशा फिक्स्ड ही रहता है। अब हम बढ़ते हैं राशियों की ओर। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं ये कुंडली। जैसे अगर आप इस टाइप की कुंडली देखते हैं तो आपकी कुंडली में हमेशा कोई नंबर लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, फिर 5, 6। ये नंबर हाउस के नंबर नहीं होते बल्कि राशियों के नंबर होते हैं। हमने पहले ही समझा है कि 12 राशियां होती है तो उनके भी कोई सीरीज होती है और नंबर्स होते हैं, तो वो मैंने नीचे मेंशन कर दिए हैं। जैसे नंबर 1 पे है मेष, नंबर 2 पे है वृषभ। अगर हम देखेंगे तो इस कुंडली के फर्स्ट हाउस में है 4 नंबर। अब हम जाएंगे 4 नंबर पर, तो 4 नंबर पे है कर्क राशि, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कुंडली के फर्स्ट हाउस में है कर्क राशि। ऐसे ही अलग अलग कुंडली में अलग अलग नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 10 या फिर 6। तो जो नंबर है उस नंबर की राशि आपके फर्स्ट हाउस में बैठी है। फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बढ़ेंगे। ये जो राशियां हैं वो आपके जन्म तिथि के अनुसार लिखी जाती है। अब हम चलते हैं प्लैनेट्स की ओर। जैसे अगर आपकी नॉर्मल कुंडली आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसमें ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं और प्लैनेट्स भी। हमने पहले ही समझा कि हमारे पास है 9 प्लैनेट्स। वो 9 प्लैनेट्स इन्हीं घरों में कहीं पे भी फिक्स हो सकते हैं। जैसे एक ही घर में कई बार 4 प्लैनेट हो सकते हैं, तो कोई घर ब्लैंक भी हो सकता है। जैसे इस केस में हम कह सकते हैं कि इस कुंडली के फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है और 7th हाउस में केतु बैठा है। लेकिन अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो हम एक चीट कोड यूज करेंगे। आपको इस तरह 2 कुंडली बनानी है, जहाँ पे फर्स्ट कुंडली में आप देख सकते हैं कि सारे हाउसेस मेंशन्ड है और सेकंड कुंडली में आपकी जो ओरिजिनल कुंडली होती है वैसी की वैसी है। फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट हाउस में राहु है, 7th हाउस में केतु है, 8th हाउस में वीनस है। इससे आप कुंडली पढ़ना आसानी से सीखोगे। तो अब इस वीडियो को आपको मिनिमम 5 से 6 बार देखना है, ताकि आपको कुंडली पढ़ना बड़ी आसानी से आ जाए। तो बस यही है, इन 3 चीजों को याद रखिए और कुंडली पढ़ना आसानी से सीखिए। अब आने वाली वीडियो में हम इसी कुंडली पढ़ने के साथ इन कुंडली से प्रेडिक्शन भी निकालेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और अपने एस्ट्रोलॉजर बनने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्या लकी नंबर सच में पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं?